हेलो एवरीवन, मैं निवेदिता आज आपके सामने अपना यूट्यूब लेक्चर प्रेजेंट कर रही हूँ। हम जो चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक्स। आज वाली वीडियो में हम डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब समझेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स के बाद हम एक रिलेशंस पढ़ेंगे कुछ इससे रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स एक तरीके के क्या होते हैं? इंसुलेटिंग मीडियम होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटिंग मीडियम, जिसमें से कोई भी चार्ज क्या हो सकता है? ट्रैवल नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता। लेकिन डाइलेक्ट्रिक क्या शो करते हैं? दे शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी कंडक्टर्स की तरह जैसे हम चार्ज को क्या करा सकते हैं? मूव करा सकते हैं। ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स में से कोई भी चार्ज को मूव नहीं करा सकते। तो ये एक इंसुलेटिंग मीडियम हो गया। एंड सेकंड ये क्या हो गई? इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं अगर मैं इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करती हूँ। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए हम दो टाइप के मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। एक होता है पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखिए, पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नेट जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और नेट जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो कोइंसाइड नहीं करते, तो वो क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल होंगे। एंड जिसके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं वो क्या होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसका हम एग्जांपल ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है HCl। Cl के पास ये जो H वाला इलेक्ट्रॉन है थोड़ा Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसकी तरफ शिफ्ट हो गया। इसके ऊपर कुछ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो ज्यादा जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो अलग हो गया। किससे? नेगेटिव चार्ज के सेंटर से। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। सिमिलरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल का अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पर O2 का एग्जांपल ले सकती हूँ। O2 में क्या होगा? O2 में 1 2 दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, दो यहाँ, सिमिलरली दो यहाँ, टोटल 6 होंगे। ये जितने यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा उतने डिस्टेंस से ये भी शेयर करेगा। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है और जो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेम है, मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में कुछ अपनी खुद की क्या होती है? हर एक मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट होती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की अपनी खुद की कोई भी डायपोल मूवमेंट नहीं होती। नो डायपोल मूवमेंट। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक्स में पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर इंसुलेटिंग मीडियम माना जाता है। जैसे कि मेरे पास मीका हो गया, मीका एक तरीके से इंसुलेटिंग मीडियम हो गया। या फिर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करूं या रबर की बात करूं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंसुलेटिंग होते हैं जिनका नाम हमने क्या रख दिया है? डाइलेक्ट्रिक्स नाम रख दिया है। चलिए आगे करते हैं, देखते हैं हमें क्या करना है। हमें पोलर मॉलिक्यूल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ पोलर मॉलिक्यूल के जो इंडिविजुअल या पोलर सब्सटेंस के जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी खुद की एक डायपोल मूवमेंट होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैंने उसे किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा, फॉर एग्जांपल ऐसे रखा है, तो अगर एक मॉलिक्यूल ऐसे रखा हुआ है तो एक मॉलिक्यूल ऐसे रखा होगा कि इनकी जो नेट एक इस तरफ रखा हुआ है तो ये डायपोल मूवमेंट इस तरफ होगी, यहाँ पर इस तरफ, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अगर एक ऐसे रखा हुआ है तो ऑफ कोर्स एक ऐसे रखा होगा कि इसकी वजह से जो डायपोल मूवमेंट आएगी और इसकी वजह से जो डायपोल मूवमेंट आएगी वो एक दूसरे से क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो आप हमेशा ये याद रखना कि नेट डायपोल मूवमेंट किसी भी पोलर मॉलिक्यूल सब्सटेंस की क्या होती है? जीरो होती है। नेट डायपोल मूवमेंट क्या होगी? इस पूरे सब्सटेंस की क्या हो जाएगी? जीरो होगी। एंड नॉन पोलर वाले केस में तो आपको पता है कि कोई इंडिविजुअल भी नहीं होती उनमें, तो मॉलिक्यूल्स के पास डायपोल मूवमेंट और ना अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूं तभी भी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी? नॉन पोलर वाले केस में भी क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन तब क्या होगा जब मैं इन ही सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए
मैं यहाँ पर एक डायग्राम से आपको ये समझाती हूँ। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फील्ड रखा, ये यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ मैं प्लस चार्ज रख रही हूँ, सारा का सारा कौन सा चार्ज है, प्लस, और यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है। अब आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, अगर इधर प्लस और इस तरफ माइनस है तो इस पूरे अरेंजमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस तरफ होगा, मतलब ई कहाँ होगा, इस तरफ होगा। अब मैंने इसमें क्या रखा, एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, एक क्या रख दिया हम लोगों ने, डाइलेक्ट्रिक। एंड फॉर एग्जांपल हम लोग पोलर मॉलिक्यूल रख रहे हैं। मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देती हूँ, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को दोनों को ही सेम यहाँ पर काम करेंगे कि यहाँ पर जो भी माइनस इस तरफ चार्ज आ जाएगा, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने आप को इस तरीके से अलाइन करेंगे, अपने आप को रोटेट करेंगे कि प्लस चार्ज तो उनका इस तरफ आ जाए और माइनस चार्ज उनका किस तरफ आ जाए, इस तरफ। टेढ़े होंगे तो अपने आप को रोटेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसे था तो वो अपना क्या करेगा, रोटेट करेगा और अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन कर देगा, कुछ इस डायरेक्शन में। हर एक मॉलिक्यूल अपने आप एक रोटेट करेगा, वो कोई मूव नहीं कर रहा है, यहाँ कोई मॉलिक्यूल मूव नहीं करेगा, सिर्फ अपनी जगह पर क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारे के सारे इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से क्या हो जाएंगे, अपने आप को रोटेट कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर ही हर कोई मॉलिक्यूल अपने आप को क्या कर रहा है, हर एक मॉलिक्यूल अपने आप को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो माइनस वाला, जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये चार्जेस है, अगर मैं आपको दिख रहा हूँ, ये जो बॉक्स में जो चार्जेस हैं, ये सारे के सारे अपने आप को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ये प्लस वाला इस माइनस को न्यूट्रलाइज करके जीरो बना रहे हैं, इस प्लस वाला माइनस को, प्लस माइनस आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। मतलब नेट इफेक्ट जो बीच वाले रीजन, इस बॉक्स वाले रीजन में चार्जेस का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड सारा का सारा चार्ज कहाँ बचेगा, सिर्फ और सिर्फ किधर बचेगा, इसके इस सरफेस पे। सारा का सारा चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे। यानी मैं इस डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से अगर ड्रॉ करूं तो सारा का सारा चार्ज ऐसे सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर में या जो बीच में जो चार्जेस हैं, सरफेस के अलावा जो वॉल्यूम में चार्ज है, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब डाइलेक्ट्रिक जो डाइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर इस पूरी अरेंजमेंट की वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, लेट्स सपोज ये। ठीक है, अब ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर क्रिएट हुआ, उसको हम क्या लिखेंगे, पोलराइज्ड फील्ड। क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड फील्ड। एंड इस पोलराइज्ड फील्ड ने इस वाले फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और यहाँ पर इस पूरे रीजन में जो नेट फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इस पूरे रीजन में जो नेट फील्ड आता है उसको क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी मैं कोई भी डाइलेक्ट्रिक अगर इसमें रखती हूँ, किसी अरेंजमेंट में रखती हूँ, तो वहां पर इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एक और चीज, हम डाइलेक्ट्रिक किसी भी कैपेसिटर के बीच में इसलिए रखते हैं ताकि उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए। डाइलेक्ट्रिक डालने से किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब चार्ज और ज्यादा स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पर हम एक चीज मिस कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक ऐसे देखा था कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने अंदर एक डायपोल मूवमेंट ले आते हैं, मतलब जो पोलर है वो भी और नॉन पोलर है वो भी। तो इनके अंदर कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हो रही है। ये जो डायपोल मूवमेंट इनमें क्या हो रही है, इंड्यूस, जिसकी वजह से सारे के सारे चार्जेस एक डायरेक्शन में क्या हो गए हैं, ओरिएंटेशन। तो इस पूरे फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, पोलराइजेशन। इस पूरे फिनोमिना में जहां पर माइनस वाला प्लस की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, बीच में सारे के सारे चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, प्लस वाले इस तरफ आ जाएंगे, इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। और ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें सारे के सारे जो नॉन पोलर या पोलर मॉलिक्यूल थे वो अपने अंदर कुछ डायपोल मूवमेंट लेके आते हैं, और उस डायपोल मूवमेंट जो इनके अंदर इंड्यूस होते हैं, इस पूरे फिनोमिना को भी हम क्या कह सकते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। यहाँ पर बात आती है पोलराइजेशन।
पोलराइजेशन एक तरीके की वैल्यू भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि किसी एक डाइलेक्ट्रिक में कितना ज्यादा डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हुई है, हम उसको क्या कह सकते हैं, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन को हम P वेक्टर से डिनोट करेंगे, P वेक्टर, और P वेक्टर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टोटल डायपोल मूवमेंट। किसके टोटल डायपोल मूवमेंट, जो टोटल डायपोल मूवमेंट आएगी वो किसकी आएगी, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में हर एक डायपोल की मैं डायपोल मूवमेंट को क्या करूंगी, ऐड करूंगी, और जो उससे टोटल डायपोल मूवमेंट बनेगी वो मैं यहाँ लिखूंगी। और वो कह रहा है कि जितनी ज्यादा टोटल डायपोल मूवमेंट होगी और जितनी कम वॉल्यूम में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, वो क्या होगी, उसकी पोलराइजेशन पावर होगी। क्या हो जाएगी उसकी पोलराइजेशन पावर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हमारे पास ये अरेंजमेंट है जिसमें प्लस चार्ज ऐसे रखा है और माइनस चार्ज ऐसे। इस अरेंजमेंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ की अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो कैपेसिटर वाली अरेंजमेंट बन गई। कैपेसिटर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, वो कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था, है ना। अब इसमें हमने क्या रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। डाइलेक्ट्रिक में माइनस चार्जेस सारे के सारे इधर आ गए हैं और प्लस वाले चार्जेस सारे के सारे किस तरफ आ गए हैं, इस तरफ। एंड इसमें जो ये चार्ज डेंसिटी आएगी इसको मैं सिग्मा पी, माइनस सिग्मा पी, और इसको प्लस सिग्मा पी नाम दे रही हूं, ठीक है। तो ईपी कितना आएगा, ये भी एक तरीके से कैपेसिटर वाली अरेंजमेंट बन गई है अंदर भी, क्योंकि इसके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है चार्जेस की। अब यहाँ देखिए ईपी कितना आ जाएगा, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब मुझे लिखना है ई नेट। ई नेट कितना होगा, ई माइनस ईपी। ई कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी डाइलेक्ट्रिक के जो सरफेस पर चार्ज इंड्यूस हो, और ये सिग्मा जो हम लोगों ने यहाँ पर चार्ज दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले सकते हैं, सिग्मा पी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि ई पी जो है वो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, या जो भी यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू लेंगे, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, एप्सिलॉन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो सिग्मा पी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब यहाँ पर जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज लेट सपोज यहाँ पर कितना है, क्यूपी है, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू एप्सिलॉन, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट जो है पी, डायपोल मूवमेंट इस पूरे एरिया की, तो वो क्या होगा, यहाँ पर जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज क्या होगा इस पूरे एरिया पर, सिग्मा पी इंटू ए, ये कह सकते हैं टोटल चार्ज, ये वाला टोटल चार्ज, ये तो डायपोल मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ माइनस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है ना। अब यहाँ पर देखिए डायपोल मूवमेंट पी हो गया, और इनटू लेंथ, लेंथ क्या होगी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट मींस डी, तो मैं डी से मल्टीप्लाई करूंगी, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा, टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होगा एरिया इनटू लेंथ, यही हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो सिग्मा पी है वो पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर E की वैल्यू लिख सकते हैं, EP इज इक्वल्स टू P बाय E। कौन से वाले, ये वाले एक्सप्रेशन में हम डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, EP इज इक्वल्स टू P बाय E। देखिए ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E नेट की, कि इस पूरे रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंड्यूस होगा। अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो एप्सिलॉन, यहाँ ई नेट आएगा और एक और वैल्यू आएगी जिसका नाम क्या देते हैं हम लोग, काई। ये जो काई है ये एक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कि किसी मटेरियल में कितनी ज्यादा
पोलराइज होने की पावर है या उसका जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या नेचर बताता है कि वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की तरफ कैसा नेचर शो करता है। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है, ठीक है। एप्सिलॉन हमारा वही एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यहाँ पर ई नेट हो जाएगा हमारा रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में, ई नेट इज इक्वल टू ई माइनस ई पी। यहाँ पर हमने ई पी को पिछले एक्सप्रेशन में डिराइव किया था, वो क्या था, पोलराइजेशन वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन। यहां से हम पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू लिख देंगे, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, या ई नेट आएगा, ई नेट यहां से हम लिख सकते हैं ई नेट इज इक्वल्स टू ई माइनस काय ई नेट। ये इस तरफ ले जाएंगे इसको तो 1 प्लस काय ई नेट इज इक्वल्स टू ई, यहां से आ जाएगा ई डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्लस काय, और ये क्या होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होगा ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई अपॉन ई नेट। एंड आपको मैं बता देती हूँ, जो अगर आपको पता होगा वैक्यूम के लिए के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये 1 कब होगा, जब काय की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आपको याद रखना है, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है कि अगर वैक्यूम है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 देन काय इज इक्वल टू 0, काय की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आई होप आपको आज के लेक्चर में सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।